नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम आज आपके ला रखे हैं यहाँ पे उत्तराखंड की प्रमुख झीलें अथवा तालें। झीलें ताल एक ही बात हुई। तो यहाँ पे जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम की दृष्टि से देखें, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस या यूके का जो एग्जाम होता है उसकी दृष्टि से देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और इससे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए हम आपको यहाँ पे इस टॉपिक को जितना डिटेल्स हो सके उतना यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये ताले हैं, जो ये झील्स हैं, इनके शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे हम ऐसी लेके आएंगे जो आपको मतलब उसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं उन ट्रिक्स को। ठीक है, ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पे, क्योंकि जो झील्स हैं उत्तराखंड में, बहुत ज़्यादा झील्स हैं उत्तराखंड में, और इनको हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के ट्रिक वाइज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप जिंदगी भर यहाँ पे इस ट्रिक्स को के माध्यम से इन तालों अथवा झीलों को यहाँ पे भूल नहीं पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की प्रमुख झील अथवा ताल, तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड कर रखा हमने। फर्स्ट भाग जो आज का पार्ट है, पार्ट 1 में हम यहाँ पे कुमाऊं की झील और साथ साथ झील कितने प्रकार की होती है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम गढ़वाल की झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका वीडियो नेक्स्ट डे आएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे कुमाऊं की झीलें और यहाँ पे झीलों के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और झील कितने टाइप की होती है और किस प्रकार की झीलें मैक्सिमम उत्तराखंड में पाई जाती हैं, उन पर यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि झील ताल क्या है। तो भूतल के विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा होता है वह स्थिर रहता है और चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा रहता है, झील अथवा ताल कहलाते हैं। अर्थात कि मतलब भूतल का वह हिस्सा जिसमें क्या है, एक तो पानी भरा रहता है और वो पानी क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, देखो वो पानी बहता नहीं है, स्थिर रहता है। साथ ही साथ चारों ओर से किसके द्वारा घिरा रहता है, भूतल खंडों या स्थल खंडों से वो घिरा रहता है। ये तो हुआ झील। ठीक है, झील मतलब जहाँ पे पानी क्या होता है, स्टोर होता है। वो एक गड्ढा टाइप का हो सकता है और मतलब, और झील भी प्राकृतिक टाइप की होती है और कृत्रिम टाइप की भी हो सकती है। तो प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक कारणों से बनी है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण या उसके कारण बन सकती है, मतलब भूस्खलन के कारण बन सकती है। बहुत सारे प्राकृतिक ऐसे कारण हैं। और साथ साथ जो कृत्रिम झील होती हैं, जो मानव निर्मित झील होती हैं, उनको कहते हैं कृत्रिम। और जो प्राकृतिक कारणों से झील बनी है। अब देखो, भारत में झीलों के प्रकार पे हम पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भारत में झीलों के प्रकार के बारे में, और उसके बाद इन्हीं में से एक प्रकार है जो उत्तराखंड की झीलों का है। मतलब उत्तराखंड की झीलें किस टाइप की है वो इन्हीं प्रकारों में से यहाँ पे आएगा। तो जो भारत में झीलों के जो प्रकार हैं, सबसे प्रथम आता है ज्वालामुखी झीलें। ज्वालामुखी झीलें किसे कहते हैं, जब कभी क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। आपने ज्वालामुखी फटना तो सुना ही होगा। वहाँ से क्या होता है, लावा निकलता है। फिर लावा क्या नहीं, मतलब किसी बड़े पहाड़ के ऊपर से वो लावा निकलता है और फिर जब ज्वालामुखी फटना शांत हो जाता है, वहाँ पे ज्वालामुखी जब शांत हो जाता है तो वो लावा क्या कर देता है, बैठ जाता है और वहाँ पे एक लेयर बन जाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये आप फिगर दे सकते हो, यहाँ पे लावा फूटा हुआ और फिर ये गड्ढा बन गया। ठीक है, तो ज्वालामुखी के शांत होने के पश्चात उसके मुख में वर्षा का जल एकत्रित होने से ज्वालामुखी झीलों का निर्माण होता है। तो इस यहाँ पे फिगर से आप देख सकते हो, यहाँ पे ज्वालामुखी फटा होगा, फिर यहाँ पे क्या एक लेयर बन गई इसके नीचे और ये गड्ढा टाइप का इसमें बन गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे वर्षा का जल आएगा और ये गड्ढा भर जाएगा। तो इस प्रकार से ये ज्वालामुखी झीलों का निर्माण होता है। और ज्वालामुखी झील का उदाहरण कौन सा है भारत में, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप ये भी एग्जाम में बन सकता है वैसे, कि मतलब जो ज्वालामुखी झील है वो कहाँ पाई जाती है और कौन सी वो झील है। तो महाराष्ट्र में स्थित जो लोनार झील है वो ज्वालामुखी झील का यहाँ पे उदाहरण है। उसके बाद आती है हिमानी झील। हिमानी झील जो ये उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, अपने उत्तराखंड में हिमानी झीलें पाई जाती हैं। तो हिमानी झीलें किसे कहते हैं, हिमनदों अथवा हिमानियों से निकलने वाली नदी अपने मार्ग में गड्ढे बना लेती है, वो फिर यही गड्ढे हिमनदों के पिघलने से निकलने वाले जल से भर जाते हैं, वह झील का रूप ले लेते हैं। इन्हीं झीलों को हिमानी झील कहा जाता है। अर्थात आप समझिए क्या इससे, कि देखो उत्तराखंड में बहुत सारी हिमनद हैं।
ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था जब मैंने इससे पहले ग्लेशियर्स वाला टॉपिक पढ़ाया था कि कौन कौन से हिमनद हैं। तो उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर्स अथवा हिमनद है। फिर इन हिमनदों से क्या होता है, ये हिमनद पिघलते हैं तो यहाँ से नदियाँ क्या करती है, नदियाँ बहती हैं, यहाँ से नदियाँ निकलती है। और फिर ये इन नदियों ने कभी अपने मार्ग में क्या बनाए होंगे, जब ये बही होगी अपने मार्ग में इन्होंने गड्ढे बनाए होंगे, और फिर ये गड्ढे क्या होंगे, वर्षा के जल से या इन्हीं नदियों के जल से ये भर गए होंगे, वो इन्होंने तालाब अथवा झील का रूप धारण कर लिया है। यहाँ पे आप देखो ये हिमनद है ऊपर, और फिर यहाँ से कोई नदी बही होगी और उसने आप यहाँ पे क्या है, झील का क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया है। तो इसको कहते हैं हिमानी झील। ठीक है। तो उत्तराखंड में मैक्सिमम जो सभी झीलें, चाहे वो गढ़वाल में झीलें हो, चाहे वो कुमाऊं में झीलें हों, वो सब किस टाइप की झीलें हैं, वो है हिमानी झील। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, वो है वायु निर्मित झील। तीसरी झील है यहाँ पे वायु निर्मित झील, तीसरे टाइप की जो झील है। अब देखो वायु निर्मित झील कहाँ पाई जाती है, जैसे थार मरुस्थल के जो क्षेत्र होते हैं, रेगिस्तान जो क्षेत्र होते हैं, राजस्थान में ये मैक्सिमम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ क्या है, रेगिस्तान है, वहाँ मरुभूमि है, मतलब वहाँ पर रेती रहता है चारों ओर। तो कभी वायु का इतना, जब वहाँ हवा होती है तो वायु का इतना प्रेशर रहता है कि जो क्या होते हैं, जो रेत के टीले होते हैं, वो रेत मतलब वायु उस रेत के टीलों को उड़ाकर वहाँ पे गड्ढे सदृश कुछ ऐसी संरचना बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे गड्ढा बना और फिर ये वर्षा के जल के कारण ये यहाँ पे पानी भर गया इस गड्ढे में। तो ये है यहाँ पे वायु निर्मित झीलें, और ये कहाँ पाई जाती है, मैक्सिमम राजस्थान में पाई जाती है। तो जो राजस्थान की सांभर झील हो गई, पंचभद्रा झील हो गई, ये दोनों किसका उदाहरण है, ये है आपकी वायु निर्मित झीलों का उदाहरण। नेक्स्ट यहाँ पे लैगून या अनूप झीलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है ये भी। लैगून या अनूप झीलें ये क्या होती है, समुद्री तटों पे बनती है। जितने भी समुद्री तटों पे झीलें बनी होगी वो क्या होगी, लैगून झीलें। ये समुद्र से एक दरार या एक लेयर से पृथक होती है। यहाँ पे देखो ये लेयर है, ठीक है, यहाँ से पृथक हो रही है समुद्र से, लेकिन समुद्र का पानी इसमें आता जाता है, और मतलब समुद्र के किनारे जो तालाब बन जाता है उसको कहा जाता है लैगून झील। समुद्री तटों के किनारे स्थित उथली जल संरचना जो एक रोधिका द्वारा, ये रोधिका है, समुद्र से पृथक रहती है, लैगून झील कहलाती है। तो जो उड़ीसा के चिल्का झील है और आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील, ये एग्जाम में कई बार बनता है। अगर आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, आप मतलब सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि उड़ीसा की चिल्का झील किस टाइप की झील है, तो वो है लैगून या अनूप झीलें। तो यहाँ पे आप फिगर द्वारा मैंने समझा रखा है, यहाँ पे लेयर बनने के समुद्र से ये सटी हुई बिल्कुल, तो ये है यहाँ पे लैगून या अनूप झीलें। दोस्तों तो अभी तक मैंने आपको झील या ताल क्या होती है और उसके कितने प्रकार हैं भारत में, इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाने की यहाँ पे कोशिश की। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के प्रमुख झील या ताल, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाने वाली झील ताल। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे झीलों के नाम, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज झीलों के नाम बताएंगे आपको, फिर शॉर्ट ट्रिक, और फिर उन झीलों में से जो प्रमुख झीलें हैं जिनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है, उनके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखो कुमाऊं क्षेत्र में किस टाइप की झीलें, मैंने आपको बता दिया। कुमाऊं क्षेत्र हो चाहे गढ़वाल क्षेत्र हो, यानी उत्तराखंड में अधिकांशतः कौन सी झीलें हैं, वो है हिमानी प्रकार की झील। ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बन सकता कि उत्तराखंड में किस टाइप की झीलें पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड में पाई जाती हैं हिमानी प्रकार की झीलें। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक झील किस जिले में पाई जाती हैं, तो नैनीताल में पाई जाती है। नैनीताल या मतलब सर्वाधिक ताल किस जनपद में पाया जाता है, तो नैनीताल में ही पाई जाती है। नैनीताल का ताली नाम आप जैसे, मतलब नैनीताल जो एक जिला है वो एक ताल के ही कारण वहाँ का नाम पड़ा है। ठीक है। तो नैनीताल जिला है जो वो विशेषकर कुमाऊं में तालों के लिए अथवा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। साथ साथ नैनीताल को झीलों की नगरी और सरोवर नगरी भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट आपको ये भी नोट करनी है। अब देखो नैनीताल की झील अथवा ताल कौन कौन सी झील है नैनीताल में, सबसे पहले आता है भीमताल नैनीताल है, तीसरा है हरीश ताल, चौथा है नौकुछ ताल, पांचवा है सात ताल, छठा है सूखा ताल, सातवां है खुरपा ताल, आठवां है मलवा ताल और नौवां है सड़िया ताल। तो ये 9 ताल हैं जो वो कहाँ कौन से जनपद में है, ये है नैनीताल में। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक से आप पूरे 9 तालों को आसानी से समझ पाओगे और उनको याद कर पाओगे अगर आप 2 या 3 बार इस शॉर्ट ट्रिक को एक बार मतलब प्रैक्टिस करते हो उसकी। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, भीम ने हरि नौकर के साथ सूखा मलवा सड़ाया। मलवा आप देख किसको कहते हैं, कूड़े या करकट को। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। तो भीम ने हरि नौकर के साथ सूखा मलवा सड़ाया। भीम से हो गया भीमताल, ने से हो गया नैनीताल, हरि से हो गया हरीशताल, नौ से हो गया नौकुछताल, सात से हो गया सात ताल, सूखा से हो गया सूखा ताल और सूखा खा वाला जो पोर्शन है उससे हो गया खुरपा ताल, मलवा से हो गया मलवा ताल और सड़ाया से हो गया सड़िया ताल। तो बड़ा ही सिंपल है, 9 ताल आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ये 9 की 9 ताल जो नैनीताल में है, देखो नैनी से नैनीताल में, ठीक है। तो नैनीताल आ रहा है, इसका मतलब ये नैनीताल में है। तो नैनीताल में ये सारी झीलें अथवा ताले हैं। तो इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है। बड़ी मेहनत से मैंने ट्रिक बनाई, इसलिए वीडियो भी लेट आई, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता था कि मतलब पूरे मतलब जिस जनपद में जितने भी वहाँ पे ताल अथवा झीलें मैं पूरे उनको इंक्लूड करूँ एक ही ट्रिक में। तो इस प्रकार से यहाँ पे ट्रिक आप ध्यान रख सकते हो, और ये होगी नैनीताल की शॉर्ट ट्रिक। अब हम इसके बारे में कुछ यहाँ पे जो ताल हैं, जिनसे जो महत्वपूर्ण ताल हैं, जो गहरा ताल है, जो बड़ा ताल है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नैनीताल जनपद में जो नैनीताल झील अथवा नैनीताल है, ठीक है। तो इसकी लंबाई है 1430 मीटर और चौड़ाई इसकी 465 मीटर है, और गहराई कितनी है 16 से 26 मीटर इसकी गहराई है एवरेज, ठीक है। तो नैनीताल को स्कंद पुराण में एक तो त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में यही बनता है कि ऋषि सरोवर किसे कहा जाता है। तो ऋषि सरोवर किस ताल को कहा जाता है, नैनीताल को ऋषि सरोवर अथवा त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। साथ साथ नैनीताल जो ताल है वो है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ। वो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, एक है चीना पाक जिसको नैना पाक भी कहा जाता है, देवपात है, आलमसरिया है, कांटा है, और हाड़ी वादी है, शेर का डांडा है, आयरपात है, और स्नोव्यू है। तो ये 7 पहाड़ियों से नैनीताल घिरा हुआ है। तो कई बार एग्जाम में ये भी डायरेक्ट पूछ जाता है कि 7 पहाड़ियों से कौन सा ताल घिरा हुआ है। तो अब उसने ऑप्शन में दे दिया भीमताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल या अदर, ठीक है। तो आपका कौन सा घिरा हुआ है 7 पहाड़ियों से, वो घिरा है नैनीताल, ठीक है। तो और जो नैनीताल की 7 पहाड़ियाँ हैं उनमें से सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी, ये भी एग्जाम में बन सकता है। तो वो है चीना पीक, ठीक है। तो चीना पीक सबसे ऊंची पहाड़ी है इन 7 पहाड़ियों में से। उसके बाद यहाँ पे जो नैनीताल के मध्य में एक टापू अथवा चट्टान है, जिसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, मल्लीतल्ला, और दक्षिणी भाग को कहा जाता है तल्लीतल्ला। और नैनीताल की खोज किसने की थी, तो 1841 में इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी, सीपी बैरन ने इसकी खोज की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नैनीताल की खोज 1441 में सीपी बैरन द्वारा की गई। तो ये तो हो गई नैनीताल के बारे में डिटेल्स जानकारी। नेक्स्ट जो ताल है नैनीताल में, ये है भीमताल। ये किस जनपद में है, नैनीताल जनपद में है। लंबाई इसकी 1674 मीटर है, चौड़ाई इसकी 447 मीटर है, और गहराई इसकी 26 मीटर है। अब देखो भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भीमताल झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब देखो ये आपको कैसे ध्यान रखना है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। भीम कितना था, आपको महाभारत का भीम तो ध्यान होगा, बड़ा ही भयंकर बलवान और बड़े शरीर वाला, ठीक है। तो बड़ा विशाल, तो अर्थात भीमताल मतलब बहुत बड़ा वो ताल होगा, ठीक है, भीम के नाम से जिसका नाम पड़ा है। तो अर्थात कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, वो है यहाँ पे भीमताल। भीमताल के निकट भीमेश्वर मंदिर है। और पुरानी कहावतों में या कहानियों से ये भी कहा जाता है, ये भी प्रचलित है कि इस ताल का निर्माण किसने करवाया था, पांडुपुत्र भीम ने ही करवाया था। तो ठीक है, भीमताल, भीम बड़ा ही भयंकर था, तो मतलब ये क्या है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। नेक्स्ट यहाँ पे ताल है कुमाऊं के जो नैनीताल जनपद में है, वो है नौकुचिया ताल। लंबाई इसकी 950 मीटर है, चौड़ाई 680 मीटर है, और गहराई कितनी है 40 मीटर। और जो ये नौकुचिया ताल है, ये है सबसे गहरा ताल, ठीक है। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है, नौकुचिया ताल है। और इस झील के 9 कोने हैं, देखो 9 से लगता है 9 कोने हैं, इसलिए इसको नौकुचिया ताल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे गहरा ताल कौन है, नौकुचिया ताल। और सबसे बड़ा ताल कौन है कुमाऊं का, वो है भीमताल। बाकी गढ़वाल के तालों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है 7 ताल। देखो 7 ताल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके मतलब कुल मिला के ये 7 तालों का समूह है। यहाँ पे इसके आसपास क्या है, 7 ताले एक दूसरे के आसपास है, इसलिए यहाँ का नाम, पूरे तालों का नाम क्या है, 7 ताल है। अब ये 7 ताल कौन कौन से हैं, तो नल दमयंती ताल है, गरुड़ ताल है, पूर्ण ताल है, सूखा ताल है, लक्ष्मण ताल है, राम ताल और सीता ताल है, ठीक है। तो 3 तो आपने ये रख दिया, राम लक्ष्मण सीता, सूखा पूर्ण और गरुड़ और नल दमयंती ताल। तो कई बार एग्जाम में यही बनता है कि नल दमयंती ताल कहाँ है, तो वो कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। या राम ताल कहाँ है, या पूर्ण ताल कहाँ है, या गरुड़ ताल कहाँ है, तो वो कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। अब देखो जो नल दमयंती ताल है, इस ताल के 5 कोने हैं, एक तो आपको ये नोट करना है। साथ साथ पौराणिक कथाओं के अनुसार जो राजा नल और उनकी पत्नी ने यहाँ पे क्या किया था, वास किया था, इसलिए इस ताल को नल दमयंती ताल के नाम से जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट इस ताल का ये है कि इस ताल से मछलियाँ पकड़ी नहीं जाती है। मतलब पुरानी जो कहावतें हैं या कहानियां हैं प्रचलित है पहले से ही कि इस ताल की मछलियां पकड़ना असंभव है, इसलिए न तो किसी को यहाँ की मछलियां पकड़ने दी जाती है, और नहीं यहाँ पे मतलब पहले से ही ये परंपरा चलती आ रही है कि यहाँ की मछलियों को नहीं पकड़ा जाता है, ठीक है। इसलिए इस ताल में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं, ठीक है। तो पौराणिक मान्यताओं के कारण इस ताल में मछलियां नहीं पकड़ते हैं।
उसका आता है गरुड़ ताल। ठीक है, ये 7 ताल का ही दूसरा ताल है। ठीक है, अभी मैं 7 तालों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। तो जो गरुड़ ताल है, स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार इस झील के पास पांडवों ने वनवास के दौरान वास किया था। साथ साथ यहाँ पे द्रौपदी की आपको रसोई मिलेगी, और द्रौपदी द्वारा जो इस्तेमाल सिलबट्टा आपने देखा होगा, उत्तराखंड में बहुत ही प्रचलित है, जिसमें पहले के लोग क्या करते हैं, अब तो बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि अब तो सब चक्की के मसाले यूज़ करते हैं। तो पहले कोई भी मसाले पीसने, हल्दी पीसनी है, धनिया पीसने, उस सिलबट्टे में उसको पीसा जाता है। ठीक है, तो द्रौपदी द्वारा जो इस्तेमाल किया जाने वाला सिलबट्टा था वो आज भी यहाँ पे गरुड़ ताल के निकट मिलता है। उसके बाद 7 तालों का जो अन्य ताल आता है वो आता है राम लक्ष्मण सीता ताल। ये तीनों तालों लगभग एक ही साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इन तीनों के बारे में एक ही साथ में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये तीनों साथ जो ताल हैं एक ही साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता ने वास किया था। पांडव ने भी यहाँ पर वास किया था। माना जाता है कि भीम ने हिडिंब राक्षस, जो आप महाभारत में पढ़ते हो, महाभारत में आपने सुना होगा कि हिडिंब राक्षस का वध करके भीम ने हिडिंबा राक्षस से विवाह किया था, और फिर उसका पुत्र घटोत्कच हुआ था। तो हिडिंब राक्षस का वध कहाँ पे किया था? राम लक्ष्मण सीता ताल के ही समीप किया था भीम ने। उसके बाद आता है सूखा और पूर्ण ताल। तो ये लगभग क्या हो चुके हैं, अस्तित्व से ये समाप्त हो चुके हैं, सूख चुके हैं, इसलिए मतलब ये लगभग समाप्ति की ओर हैं आप। ठीक है, तो ये तो हो गए यहाँ पे ये 7 तालों के प्रकार थे। ठीक है, मतलब 7 तालों के जो निकट जो 7 ताल हैं उनके बारे में अभी आपको बताया। बाकी 7 ताल, पूरे 7 ताल, जो 7 तालों में 7 ताल आ रहे हैं वो कहाँ पे है? वो नैनीताल जनपद में ही स्थित हैं। उसका 5वां ताल है खुरपा ताल। खुरपा ताल नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर पर नैनीताल काला डूंगी मार्ग पर स्थित है, और इस झील का आकार किस प्रकार का है? जानवरों के खुर के आकार का। ठीक है, तो इसलिए इसको खुरपा ताल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो नैनीताल में प्रमुख 5 तालों के बारे में मैंने, जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो मैंने आपको बता दिया है। साथ साथ सबसे गहरा ताल कौन सा है वो आपको नोट करना है, और सबसे बड़ा ताल कौन सा है वो आपको नोट करना है। तो सबसे बड़ा ताल हो गया भीम ताल, और सबसे गहरा ताल हो गया नौकुचिया ताल। अब नेक्स्ट यहाँ पे उधम सिंह नगर में स्थित ताल। ठीक है, तो नैनीताल के ट्रिक भी आपको नोट करनी है, और उसके बाद आता है यहाँ पे उधम सिंह नगर में स्थित ताल। तो आपको मतलब देखो, नोट्स आपको अच्छे से बनानी है जिस टाइप से आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे नोट्स वैसे बने आपको मिल रहे हैं। तो उधम सिंह नगर में 2 ही ताल स्थित हैं, द्रोण सागर और गिरताल। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? गुरु द्रोण गिरे धड़ाम या धम। ठीक है, अब आप धड़ाम याद रखो या धम याद रखो, क्योंकि धड़ाम और धम से किसी ताल का या झील का नाम नहीं है, बल्कि धड़ाम या धम से किसका नाम है? उधम सिंह नगर का नाम है। अब देखो, धम का मतलब उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर से क्या निकल आ रहा है? मतलब ये तालें कहाँ हैं, ये झील कहाँ है? उधम सिंह नगर में स्थित है। तो गुरु द्रोण गिरे धड़ाम, गुरु द्रोण से हो गया द्रोणताल, और गिर से हो गया गिरताल, और धड़ाम या धम से उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर में कौन कौन से ताल हैं? द्रोणताल और गिरताल। ठीक है, तो हो गए ताल, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये हो गई। अब देखो, इनमें से सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक आपको कौन सी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और कमेंट वीडियो में जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेशन मिलता है, और आगे भी हम ऐसे ही बेस्ट यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेके आएंगे। पूरे उत्तराखंड में जहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक बनाने की आवश्यकता होगी, हम वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बना के लेके आएंगे आपके लिए। तो चर्चा करते हैं इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स। तो जो द्रोण सागर है या द्रोण ताल है, यह ताल कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में स्थित है। इस ताल के पास क्या हुआ था? गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, इसलिए इसको द्रोण सागर के नाम से या द्रोण ताल के नाम से जाना जाता है। और इस ताल के किनारे क्या है? गुरु द्रोण की प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया द्रोण ताल के बारे में। नेक्स्ट ताल यहाँ पे जो उधम सिंह नगर में ही है, गिरताल। तो ये ताल भी उधम सिंह नगर में है, और उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। साथ साथ इस ताल के समीप चामुंडा हो गया, संतोषी माता हो गया, नागनाथ या मनसा देवी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा गिरताल के नज़दीक। तो ये तो हो गया उधम सिंह नगर में स्थित ताल। और शॉर्ट ट्रिक आपको एक बार दोबारा बताते हैं, गुरु द्रोण गिरे धड़ाम या धम। द्रोण से हो गया द्रोणताल, गिर से हो गया गिरताल, और धम से हो गया उधम सिंह नगर। अब बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो ताल है किस जनपद में, वो है चंपावत जनपद में। तो चंपावत में अभी यहाँ पे 2 ही ताल है, श्याम ताल और झिलमिल ताल। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे नोट करनी है? तो चमके श्याम झिलमिल, ये इसकी क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। चमके श्याम झिलमिल, चमके से हो गया चंपावत, श्याम से हो गया श्याम ताल और झिलमिल। ठीक है, तो चंपावत में कौन कौन से ताल हैं? श्याम ताल और झिलमिल ताल हैं। तो यहाँ पे इतने ही यहाँ पे ताल थे। तो श्याम ताल चंपावत जिले में स्थित है, और इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में बन सकता है कि स्वामी विवेकानंद आश्रम कौन से ताल के नज़दीक स्थित है? तो वो है श्याम ताल के नज़दीक। और श्याम ताल में क्या लगता है? एक झूला मेला लगता है। ठीक है, तो झूला मेला कहाँ लगता है? चंपावत के श्याम ताल के नज़दीक पे। उसका आता है झिलमिल ताल। तो झिलमिल ताल क्या है? चंपावत जिले के टनकपुर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
उसके बाद अन्य ताल है यहाँ पे, एक अल्मोड़ा में स्थित ताल है तड़ाक ताल। तड़ाक ताल जो कि अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इस ताल के निचले भाग में 5 सुरंगें हैं, जिनमें से 3 सुरंगें अब बंद हो चुकी है। और एक ताल है बागेश्वर में स्थित ताल है सुकंडा ताल। ठीक है, तो कुमाऊं में लगभग इतने ही ताल हैं। तो कुमाऊं में सर्वाधिक ताल 9 ताल वो किसमें है, वो नैनीताल जनपद में, वो आपको नोट करना है। नैनीताल जनपद को इसीलिए क्या है, तालों की नगरी या झीलों की नगरी कहा जाता है, सरोवर नगर कहा जाता है। ठीक है, तो वो शॉर्टकट मैंने आपको बता रखी है। बाकी उधम सिंह नगर हो गया, चंपावत हो गया, और अल्मोड़ा और बागेश्वर में एक एक ताल है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे गढ़वाल के तालों के लेके आएंगे या झीलों के लेके आएंगे, और उसमें भी आपको विद शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि गढ़वाल में बहुत सारी झीलें हैं। कुमाऊं में भले ही कम झीलें थी, लेकिन गढ़वाल में आपको बहुत सारी झीलें देखने को मिलेंगी। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाने में वैसे बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी, अब चमोली में लगभग कितने 16 या 17 ताल हैं। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाने में अच्छा सा प्रयास करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि कोई बेस्ट ट्रिक वहाँ पे ऐसी लेके आऊँ वहाँ पे भी। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ताल वाली सीरीज़ खत्म हो जाएगी, मतलब 2 ही वीडियो इसकी आएगी, उसके बाद इसके MCQ क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आएंगे, MCQ प्रैक्टिस सेट, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में आप देने जाते हो तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो अगर आपको हमारा ये कोर्स पसंद आ रहा है तो इस जो भी वीडियो आती है तो उसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और आप अपने दोस्तों को बता सकते हो जो भी यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं। बिल्कुल फ्री हमारा कोर्स है, और हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ पे जो पूरा उत्तराखंड जितना भी सिलेबस है वो हम कंप्लीट यहाँ पे कराएंगे। उसके बाद हिंदी और रीजनिंग भी यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे कोर्स कराएंगे। तो अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो के बारे में अधिक से अधिक अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। अगर वीडियो में कोई कमी रहती है या अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, तो कमेंट में जरूर यहाँ पे आप अपने राय दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।